बच्चों, आज के इस हिंदी के कक्षा में सभी का स्वागत है। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 1 जिसका नाम था वह चिड़िया जो, उसके सभी प्रश्नों को और उसकी व्याख्या ये सब पूरी की गई थी। और आज हम लोग पाठ 2 जिसका नाम है बचपन, ये कृष्णा सोबती का लिखा हुआ है और उन्होंने अपने बचपन का यहाँ पर वर्णन किया है कि उनका बचपन कैसा था। तो बच्चों, सभी अपनी वसंत भाग 1 की पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे पाठ 2 बचपन। कृष्णा सोबती ये जो लेखिका हैं, प्रस्तुत पाठ ये प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की मधुर यादों को ताज़ा करते हुए अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। लेखिका ने इस आत्मकथा में तब के और आज के जीवन में आए बदलावों में अंतर स्पष्ट किया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन को याद करते हुए पाठकों के हृदय में बचपन के सुखद स्मृतियों को भर देती हैं। तो इस तरह से लेखिका के बचपन के बारे में जानते हुए सभी पाठक इस पाठ में उन्होंने जो भी वर्णन किया है वो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं पाठ 2 बचपन, कृष्णा सोबती के द्वारा जो लिखा गया है। तो इसमें सभी का बचपन होता है और बचपन की यादें होती हैं और कुछ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो कि कभी कभी सोच के, बचपन की घटनाओं को सोचकर बहुत हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। और जब कई भाई बहन होते हैं तो मिलकर जब बचपन में की गई शरारतों का और इस तरह की बातों को याद करते हैं तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बचपन। और इसमें शुरुआत है, लेखिका खुद आत्मकथा है, उन्होंने अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में खुद से लिखा है। तो वो इसमें मैं शब्द का प्रयोग कर रही हैं क्योंकि वो खुद कह रही हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं कौन है? मैं यहाँ पर कृष्णा सोबती है, लेखिका। और उन्होंने ऐसा वर्णन इसमें किया है, इतने सरल और सरस शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा लगेगा जैसे कि वो हमसे बात कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कृष्णा सोबती अपने बचपन की यादों को बताना चाहती हैं और कहती हैं कि किस तरह का बचपन था, मैं पाठक को उस ओर ले जाना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। कक्षा 6 के बच्चों के लिए, बच्चों की किताब में है ये पाठ। तो 6 के बच्चे भी बहुत बड़े नहीं होते हैं, उनका भी बचपन कुछ ही समय होता है, बीतता है। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। पहले अब लोग बड़ी बहन को दीदी कहते हैं और बहुत लोग जीजी भी कहते थे। तो परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का अर्थ होता है कि बड़ी उम्र का। यहाँ पर एक शब्द आया है सयाना, और सयाना का अर्थ होता है बड़ी उम्र का। तो सयाना का अर्थ है बड़ी उम्र का। तो वो लेखिका कहती हैं कि इन दिनों
मैं अपने आप को सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी कि बड़ी उम्र का महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का समय, जैसे कि अब 2000 चल रहा है, इससे पहले 1900 चल रहा था। तो अब वो 100 पिछली शताब्दी में, यानी कि पिछले 100 वर्षों में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहनने ओढ़ा जैसे कि दुपट्टा ओढ़ा जाता है, और पहनना यानी कि वो जो भी कपड़े पहना करती थी उसके बारे में भी इसमें बताती हैं। तो मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। अब लेखिका जो है कहती हैं कि पहले मैं बहुत रंग बिरंगे कपड़ों को पहनती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले वो वर्णन की है कि अब मैं इधर बीच कुछ अपने आप को सयाना महसूस कर रही हूँ, अर्थात बड़ी उम्र का महसूस कर रही हूँ। और इसीलिए पहले रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी और अब लगता है कि सफ़ेद पहनूं। हाँ, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाक कहते हैं ड्रेस को, कपड़े को। तो उन्होंने पिछले दशकों में, दशक कहते हैं 10 वर्ष का समय, शताब्दी 100 वर्ष का समय, 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है, और दशक 10 वर्ष का समय। सौ वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है, और 10 वर्ष का समय दशक कहलाता है। तो पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। फैशन ऐसा है कि पुराने फैशन फिर से आ जाते हैं, नए फैशन फिर पुराने हो जाते हैं, फिर कुछ वर्षों बाद फिर वो आते हैं। तो थोड़े थोड़े बदलाव के साथ पोशाकें वही रहती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लहंगे का प्रयोग हुआ है, जो आज भी प्रयोग होता है, लोग पहनते हैं, और इसके बाद स्कर्ट भी जो है चल रहा है। तो पहले वह फ्रॉक, निकरवॉकर और स्कर्ट, लहंगे, गरारे और पहना करती थी, और अब क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो अब मुझे अब तक याद हैं। लेखिका कहती हैं कि बचपन में पहनी गई पोशाकों में से कुछ फ्रॉक तो उन्हें अभी भी याद हैं, और हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। तो इस तरह से लेखिका अपने पोशाक के बारे में बता रही हैं, उन्होंने जो बचपन में पहना था उसके बारे में बताया है। तो इसमें घेरदार कहते हैं कि जिसमें कि खूब घेरा रहता है, लंबा चौड़ा रहता है। और उन्होंने एक गुलाबी फ्रॉक की बात की है, और गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला, बारीक कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे चुन्नटों वाला, जिससे कि घेर बनता है और उससे घेरदार फ्रॉक बनती है। तो नीचे गुलाबी रंग की फ्रील उसमें लगी थी। फ्रील कहते हैं जो चुन्नट डालकर बॉर्डर बनाया जाता है, उसको फ्रील कहा जाता है, झालर।
तो यहाँ पर फ्रील का अर्थ है झालर। फ्रील झालर, तो इस तरह से यहाँ पे फ्रील का अर्थ हो गया झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले लोग रिबन बहुत यूज़ करते थे और रंग बिरंगे मैचिंग के लोग अपने ड्रेस के मैचिंग का रिबन भी बांधते थे, और रिबन से ही बालों में फूल भी बनाया जाता था। और जो बच्चे कूदते फुदकते थे तो भागते दौड़ते थे, तो वो रिबन भी वैसे ही लहराता रहता था। तो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन कहते हैं परंपरा को, फैशन को। तो चलन का अर्थ हो जाता है परंपरा या मतलब फैशन के अनुसार, जो आजकल भी लोग फैशन के अनुसार ही पहनते हैं। तो लेखिका भी बचपन में उसी तरह के कपड़े पहना करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फ़र टकी थी। तो फ़र टका था यानी कि सिला हुआ था उसके साथ। और 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो कोटी यानी कि जैकेट जो होता है, जो है उसका जैकेट का रंग भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो उनको ट्यूनिक वो पहना करती थी बचपन में, जिसका रंग था चॉकलेटी कलर का, और उसके अंदर जो है छोटी सी कोटी थी प्याजी कलर की, प्याज के रंग की, प्याज का छिलका जिस कलर का होता है, प्याज का रंग उस कलर का, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इसमें जो है कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं, उन्होंने अपने बचपन के कुछ ड्रेस के बारे में, पोशाक के बारे में बताया है। अब अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कि वो कहती हैं कि मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। और स्टॉकिंग लंबी जुराबें होती हैं। यहाँ पर स्टॉकिंग सभी बच्चे जानते हैं वैसे। स्टॉकिंग स्टॉकिंग का अर्थ होता है लंबी जुराबें। लंबी जुराबें, जो लंबे मोजे होते हैं उनको स्टॉकिंग कहते हैं। नीचे मोजे होते हैं और वही ऊपर तक आ जाता है, जिससे कि ठंड नहीं लगती है, और ठंड के मौसम में ज़्यादातर लोग पहनते हैं। तो कहते हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उनको अपनी मोजे जो है वो मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो वो कहती हैं कि बचपन में उन्हें अपने मोजे भी खुद ही धोने पड़ते थे, और वो अपने घर में काम करने वाले किसी भी सहायक को या नौकर को वो नहीं दे सकते थे। सख्त का अर्थ होता है बहुत अधिक कड़ाई से। सख्त का अर्थ है बहुत अधिक कड़ाई से। तो इसमें जो है वो कहती हैं कि हम अपने इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। इतवार कहते हैं संडे को, रविवार को, और जो बच्चे हैं वह रविवार को, संडे को इतवार उसको कहते हैं, इतवार भी। तो उसकी सुबह बच्चे इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते
पॉलिश करके वो चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो जब उनको कपड़े से रगड़ा जाता था पॉलिश करने के बाद, तो वो पॉलिश से और अधिक चमकने लगते थे। क्योंकि जब भी जूता पॉलिश किया जाता है तो केवल पॉलिश लगाने से उसमें चमक नहीं आती है, बल्कि उसमें चमक आती है जब उसे अच्छे से ब्रश किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से उसमें चमक आती है और जो है जूता और अच्छे से चमकता है। और अब यहाँ पर ये हो गई जूते मोजे धोने की बात और जूते चमकाने की बात। और उसके बाद जो है क्या उनको करना पड़ता था, वो एक एक करके अपनी सारे बचपन की बातों को बता रही हैं। तो सख्त मनाही का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट होकर, बहुत कड़ाई से। सख्त का मतलब है कड़ाई से। सख्त यानी कड़ाई से, ये नहीं कि मन किया तो धोए, मन किया तो नहीं धोए। बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर। अब आगे वो कहती हैं कि हम बच्चे इतवार की सुबह जूते पॉलिश करने में लगाते थे। अपने अपने जूते धो लेने के बाद उसको चमकाते थे, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक और उभर कर आती थी, तो उभरने लगती थी, यानी कि उसकी चमक दिखाई देने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो सर्वर को संबोधित करते हुए यहाँ पे कह रही हैं कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू मतलब जूता, यहाँ पर शू का अर्थ है जूता। तो नई नई किस्म कहते हैं प्रकार को। नई नई किस्म यानी कि प्रकार। तो नए नए तरह के जूते आजकल आ गए हैं, तो उसी को इन्होंने किस्म कहा है। किस्म मतलब प्रकार। तो वो उनको बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है, और वो कहती हैं कि आज अलग अलग किस्म मतलब प्रकार, कई तरह के, और शू मतलब जूता। तो कई तरह के शू आ चुके हैं बाज़ार में। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह जूते हैं आजकल जो आ रहे हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। और सही बात है, आज तो ऐसे भी जूते आते हैं कि जिसमें हमारे पैरों को हवा भी मिलती है, और उसमें नेट लगा होता है, हवा भी आती है और पैर भी ढके रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और अब पहले की तरह भारी जूते भी नहीं होते हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे सुविधाएं बदलती रहती हैं। तो लेखिका अपने बचपन की बातों को बताते हुए कहती हैं कि कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह जूते हैं। नए जूते जब बचपन में मिलते थे, लेखिका अपने बचपन की बात करती हैं कि नए जूते जब बचपन में मिलते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जैसे कभी कभी नई चप्पल पहनने पर या नए जूते पहनने पर छाले पड़ जाते हैं, स्किन फूल जाती है और दर्द होने लगता है। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता था, और नए जूते के साथ ही उसका उपाय भी ढूंढ लिया जाता था कि उन छालों से कैसे बचना है। अब वो कैसे बचती थी उन नए नए जूतों से पड़ने वाले छालों से, तो वो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते, लंबी सैर करना मतलब घूमना, तो जब लंबी सैर पर निकलते
तो अपने पास रुई ज़रूर रखते। अगर नया जूता पहना है और कहीं घूमने निकले हैं तो वहाँ पर जो है वो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जब भी वो यहाँ पे वो साफ नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे शू हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं। शू का अर्थ है जूता। शू का अर्थ है जूता। तो जब कभी वो बताते हैं कि जब कभी सैर करने के लिए या घूमने के लिए निकलते थे तो अपने पास रुई ज़रूर रखते, कॉटन रुई जो होता है, और जूता लगा हो तो रुई मोज़े के अंदर। और अब अगर जूता लग रहा हो यानी कि उससे छाले पड़ रहे हों तो उसके वो रुई तुरंत अंदर रख ली जाती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका कहती है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका जो है बचपन में बहुत सारे जो है काम उन लोगों का बना रहता था कि संडे है तो ये काम करना है, सैटरडे है तो ये करना है। तो वैसे ही लेखिका भी अपने बचपन में किया करती थी। अब वो आगे बताती हैं कि अब उनके बचपन में और क्या होता था, क्योंकि वो कहती हैं कि आज का बचपन और पहले के लोगों का बचपन वो बहुत ही अंतर है दोनों में। वो कहती हैं कि हर शनिचर को, शनिचर मतलब शनिवार, सैटरडे, शनिचर, शनिवार, इसको सैटरडे भी कहते हैं। हर शनिचर को, शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल को। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल अर्थात जैतून का तेल। वो कहती हैं कि बचपन में हर शनिवार को उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली कहते हैं उल्टी को। मितली, यहाँ पर मितली एक शब्द आया हुआ है और मितली का अर्थ होता है उल्टी, वोमिटिंग होना, वोमिटिंग की तरह लगने लगना। तो उल्टी की तरह उसकी महक से ही होने लगता था। तो वो कहते हैं कि हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और उसके लिए छोटे शीशे के गिलास पर, जिस पर ठीक खुराक के निशान लगे रहते थे, और उन्हें देखते ही मितली होने लगती अर्थात उल्टी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका आज जब वो बड़ी हो चुकी हैं और बड़ी उम्र का अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि अगर आज मैं सोचती हूँ कि अगर वो हम लोग बचपन में नहीं भी पीते तो भी कुछ बड़ा नुकसान होने वाला नहीं था, उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं। तो इस तरह से उन्हें आज ये महसूस हो रहा है। अब वो आगे बढ़ती हैं बचपन के कथा की ओर। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं।
तो सही बात है, बचपन की दिलचस्पियाँ, अब दिलचस्पी मतलब शौक़ जो होता है, जो रुचि होती है, हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है किसी काम को करने के लिए, चाहे वो खेल में हो, चाहे कुछ बनाना हो, तो उसमें जिसकी रुचि होती है, बच्चों में कुछ न कुछ वो करते हैं अपने से। तो बचपन में लेखिका की जो दिलचस्पियाँ थी वो आज के बच्चों के बचपन में जो है नहीं दिखाई देती हैं, वो भी आज बदल चुका है। तो बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वो कहती है कि हमारे बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में बहुत ही अंतर आ गया है। तो बचपन की दिलचस्पियाँ क्या थी उनकी, इसके बारे में वो आगे बताती हैं। तो हम लोग अब पेज नंबर 7 पर पढ़ने जा रहे हैं। वो कहती हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जिससे कि गाना सुना जाता था, और उसमें एक तवे की तरह, जैसे छोटा सीडी होता है वैसे बड़ा होता था, और उसको उसमें लगाया जाता था और उसको टच कराया जाता था, कनेक्ट किया जाता था, तो वो गोल गोल घूमता था और बजता था। और उसके साइड में एक ग्रामोफोन होता था, उसमें जो है उसकी आवाज़ निकलती थी। तो याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, यानी कि वो भी सबके यहाँ नहीं हुआ करता था, किसी किसी के यहाँ होता था। तो उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में। अब यानी कि कचौड़ी समोसा तो आज भी मिलता है, लेकिन बच्चे क्या खाना बचपन में पसंद करते हैं? पैटीज़। और शहतूत और फालसे के शरबत मिला करते थे, और आज जो है वो कोक और पेप्सी पीना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी, यानी कि कोको कोला उस समय नहीं मिलता था, उसकी जगह लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। और अब वो शिमला में बता रही हैं उनके बचपन में शिमला में क्या क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी कि लेखिका जो है अपने बचपन में जो है ये काम करती थी कि उनकी ड्यूटी थी कि डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब वो कहती हैं कि वो रास्ते में क्या क्या करती थी। तो वो कहती हैं कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। उस समय भी बड़े बड़े शहरों में मॉल हुआ करते थे। तो वो कहती हैं कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई और उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, यानी कि ऊंचाई पर था वो, और गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से फिर थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता था और फिर मॉल पर पहुंच जाते थे। और वहां पर चॉकलेट की खुशबू और पेस्ट्री की खुशबू बहुत ही मन भावनी, अर्थात मन को अच्छी लगने वाली होती थी। तो यहाँ पर छुटपन कहते हैं बचपन को। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी उन्हीं की रहती थी, ये काम वही किया करती थी। और अब
उनको चॉकलेट बहुत पसंद था, क्योंकि वो कहती हैं कि चॉकलेट की खुशबू मन भावनी अर्थात मन को अच्छी लगने वाली। तो इस तरह से लेखिका जो है यहाँ तक हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक लेखिका ने अपने बचपन में बीते दशकों में उन्होंने जो भी ड्रेस पहनी थी, जो भी पोशाक पहनी थी, उसके बारे में रंग के साथ और उसके नाम के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया है यहाँ पर। और बचपन में इतवार की सुबह अर्थात संडे को और शनिचर अर्थात शनिवार को, सैटरडे को उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, इसका भी वर्णन इन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दिलचस्पियाँ किस किस चीज़ों में थीं और उनका बचपन आज के बचपन से कैसे भिन्न है। तो इसके लिए वो बताती हैं कि पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, ये सब बाद में आए। तो आज हम लोग ये वीडियो इसी के साथ ही यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।